अब अगर आप सेकंड लेक्चर को देखें तो इसके अंदर अब हम जो आइडेंटिफिकेशन है उसके अंदर हम कुछ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव क्वांटिटी। टूल्स को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम क्वालिटेटिव की बात करेंगे। सर ये इसके कौन सी अंदर, वाली स्लाइड्स हैं? हाँ जी, CR2 क्रेडिट रिस्क टू ये वाली। CR2 है जी, PHP स्प्रिंग FRM_CR2। जी सर। जी सर। इसके अंदर अब हम कुछ ऐसे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे जिसकी बेस पे हम ये जज कर सकेंगे कि जो एप्लीकेंट है, जो हमारा पोटेंशियल बारोअर है, क्या उसकी इंटेंशंस और एबिलिटी जो है वो सफिशिएंट है कि हम उसको लैंडिंग के लिए आगे कंसिडर करें। उसके लिए अब जिस तरह हम बात करते थे 5 अपना 7 C's इन बिजनेस कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे 5 C's की बात होगी। तो वो जी जो सर। 5 C's है बेसिकली वो फैसिलिटेट करते हैं हमारी लैंडिंग को। ये ऑलरेडी क्लास में भी हमने इसको किया था, तो यहाँ पे सिर्फ मैं इसको रिकैप कर रहा हूँ। अली आया कि नहीं? सर अभी आया नहीं है। अच्छा, चलें चलें। इसके तो मैं अंदर जो है वो, पूछना है सर। हाँ जी, 5 C's को हमने दो कैटेगरीज में किया है। बेसिकली जो फर्स्ट कैटेगरी है उसको हम बेसिक भी कह देते हैं, प्राइमरी भी कह देते हैं, फंडामेंटल भी कह देते हैं। उसमें जी एक सर। करेक्टर है और दूसरा कैपेसिटी है। जी सर। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसका या सेकंड ग्रुप है उसको हम सेकेंडरी सीज का भी नाम दे देते हैं, सप्लीमेंट्री सीज का भी नाम दे देते हैं, स्पोर्टिंग सीज का नाम भी दे देते हैं। तो वो है इसके अंदर। अब आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो वही बात हमने देखनी है जो हमने स्टार्ट में लास्ट लेक्चर के अंदर 5 अपना क्रेडिट रिस्क के सोर्सेज की देखी थी। एक है एबिलिटी जी के लिए और एक है इंटेंशंस के लिए। तो यहाँ पे भी अब जो 5 C's हैं उसमें से जो फर्स्ट सी है वो करेक्टर के लिए है। तो करेक्टर से हमें इंटेंशंस को जज करने में इंटेंशन। मदद मिलेगी। जी। और दूसरा जो कैपेसिटी का है ये एबिलिटी को शो करेगा कि उस बंदे के पास क्या सफिशिएंट एबिलिटी है कि वो अपने लोन को वापस कर सके। जी सर। और ये जो आगे मैंने सेकंड ग्रुप बोला है ये सपोर्टिंग सीज, ये बेसिकली ऊपर वाले दोनों सीज को सप्लीमेंट करेगा। नोट करते हैं। हाँ जी, जी उसी सर। की आगे फर्दर करेंगे। उसमें कैपिटल का है, कोलैटरल है और कंडीशंस है। कंडीशन। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने वो चीजें लिखी हुई हैं, अब आपने इसको देख लेना है। तो ये वो पैरामीटर्स हैं जो आजकल करंटली वेरियस बैंक्स जो हैं वो इनको यूज कर रहे हैं। वो जी करेक्टर है तो करेक्टर के लिए वो जो इंफॉर्मेशन है वो जो हमने बात की थी वेरिफिकेशन की उसको वो करते हैं। इसमें उन्होंने ये जो बुलेट्स हैं ये बेसिकली वो की पॉइंट्स लिखे गए हैं जिनकी बेस पे कुछ चेकलिस्ट क्वेश्चंस होते हैं जो कि लोन एप्लीकेशन के साथ जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है जब लोन एप्लीकेशन जमा होती है तो उसके लिए बकायदा से एक इन्वेस्टिगेशन भी की जाती है। तो वो उसको फिर जी टिक सर। मार्क करता है, क्या आया, क्या इस बंदे में ये पैरामीटर पे ये इतना आया इतना नहीं आया, तो वो सारे का सारा करके। तो अब ये आप लोगों ने पढ़ लिया। अगर इसके अंदर अब आपको कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ ले। सॉरी सर, अहमद को जरा कर दें कनेक्ट। अच्छा जी, आप पूछ लें क्योंकि मैंने ये क्लास में पढ़ाया था तो मेरा ख्याल है कि अपना जी सर, मेरे रिजवान पास लिखा हुआ है ये। रिजवान ने तो इसकी बड़ी कम्प्रिहेंसिव क्लास भी ली हुई है। अगर आपने इसको पढ़ा है या नहीं पढ़ा? जी सर। क्यों, आप सर आपने मैंने पढ़ा है? बस, जी जी सर मैंने देखा है इसको। अच्छा, सर चलें। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा बेनिफिट इस हिसाब से भी हो गया है कि मेरे हस्बैंड इसी डिपार्टमेंट में होते हैं। अच्छा, वो तो इसी में बस होते हैं। अब अभी आपने हमें जो है ना, अगर कोई उनका कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मिल जाए जी सर, जिससे कौन हमें सा पता डॉक्यूमेंट? चले कि ये प्रैक्टिकली ये करेक्टर के लिए ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनकी बैंक में या ये चीजें चेक की जाती हैं, चेक लिस्ट,
तो वो मेरा ख्याल है जी आप सर। बाकी कोलीग से जब शेयर करेंगी ना तो जी उनको जी फिर सर। फील होगा कि ये प्रैक्टिकली हम चीजें कर रहे हैं। जी सर, इंशाल्लाह मैं हाँ जैसे जी, मुझे इनका मिलता जो है है मैं ना सीख। सारा ये कैपेसिटी का और ये सारा ये कैपिटल कोलेटरल। अगर वो ये क्वेश्चन पूछ आजकल कोई लोन के लिए आ रहा है या नहीं, अगर आ रहा है तो उनसे कौन से एडिशनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सर ये अगर बेसिकली ना पता कर रिजवान चल साहब, सके। वो जी। वो मेरी रात को भी उनसे बात हो रही थी। कहते हैं आजकल ना ज्यादा केसेस आ रहे हैं क्योंकि स्टेट बैंक ने ये अलाउ कर दिया है कि कुछ लोग जो हैं वो अपना प्रिंसिपल डेफर करा सकते हैं, कुछ अपना इंटरेस्ट करा सकते हैं। ये जो रीस्केजुलिंग हो रही है ना, जी। रीशेड्यूलिंग हो रही है हाँ लोन की, जी, कहते हैं ज्यादातर केसेस आजकल वही हैं। तो वो दिन में कोई 4-5 केस तो जरूर होते हैं। किसी ने इंटरेस्ट अपना डेफर कराना होता है, किसी ने अपना लोन जो है उसको एडजस्ट कराना होता है। तो सर वैसे हम भी इसको किस रिजवान जो है किस ना जो बेनिफिट के साथ मेरी, सुनेंगे सर, हम फिर अगर ये मिल जाए हमें क्वेश्चन तो। मैं अब बताने लगा हूँ ना आपको रिजवान, जो अभी आजकल की जो मार्केट सिनेरियो है ना, हाँ जी सर। इसके अंदर वो अब देखेंगे कि बिजनेस की नेचर क्या है। जी देखें, सर। ये याद रखिएगा कि अल्लाह ताला ने जो है ना ये इस कायनात में ये बिजनेस को इतना बैलेंस रखा है कि अगर एक तरफ थ्रेट है तो उसके पीछे अपॉर्चुनिटी होती है। फॉर राइट। एग्जांपल अब फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, जी। उनका बिजनेस पहले से ज्यादा है। बिल्कुल एक सर। एक कंपनी आती है, वो फिजिबिलिटी बनाती है जी कि हम वेंटिलेटर के लिए हमने अप्रूव करवा लिया डिजाइन, अब हमने उसकी प्रोडक्शन के लिए हमें ये रिक्वायर्ड है सारा सेटअप, तो उसमें मुझे बताएं बैंक क्यों नहीं लगाएगा। जी। मास्क का बिजनेस है, ग्लव्स का है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स जितने भी हैं वो क्या है, जी। वो इस वक्त आइडियल बिजनेस है, उसके लिए है कि मार्केट में इनका है पोटेंशियल है। लेकिन उसके जी। मुकाबले में अब अगर कोई ऐसा बिजनेस है जिसका अभी तो यही नहीं पता कि कब खुलना है, मसलन जी। इसकी मैं सबसे आसान एग्जांपल देता हूँ कि ये जितने बैंक्वेट हॉल हैं, अगर कोई उसके लिए एप्लीकेशन जाता है जी मैंने रेनोवेट करना है, तो क्या जी। अभी बैंक उसको करेगा? नहीं करा। अभी नहीं करेगा। तो ये जो मार्केट कंडीशंस होती हैं ना उसके हिसाब होगा क्या, क्योंकि इस इन्वायरमेंट के अंदर अपॉर्चुनिटीज कम है, थ्रेट्स ज्यादा है। तो यही जी वजह है कि बैंक जो है ना वो अब जी। ज्यादा कंजर्वेटिव स्टाइल के अंदर लैंडिंग करेगा। जब हम कंजर्वेटिव कहते हैं तो कंजर्वेटिव का मतलब ये है कि वो चेक एंड बैलेंस ज्यादा टाइट करेगा। जी। ऐसे। इसके मुकाबले में उनकी कोशिश होगी कि जो ऑलरेडी हैं उनको देखा जाए, उनमें जो पोटेंशियल है उनको रीशेड्यूल कर लिया जाए, कुछ रीस्केड्यूल हो जाए, कुछ डेफर्ड कर लेते हैं जिसमें हम इंटरेस्ट ओनली की बात करते हैं। सर ये अब जो आपने ये बात की है, मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि आप किसी तरह हमें ये कनेक्ट कर देना, तो शायद मैं कुछ कोशिश कर लूँ कि अभी आप कह रहे हैं कि कंजर्वेटिव स्टाइल है अंडर मार्केट कंडीशन। हाँ जी, तो अब वो स्टाइल मतलब कैसे हम करेंगे, कंडीशन तो हम मतलब कोविड कंडीशन में अब वो क्या स्टाइल अपना रहे हैं अब बैंक जो है वो क्रेडिट मैं बताने लिए। लगा हूँ ना इसके लिए। अब इसके लिए क्या होगा, इसके लिए अब हम अगर इसकी रिसर्च करना चाहेंगे ना तो हाँ ये जी सर। सिर्फ 5 C's नहीं होगा उसमें। जी। रिसर्च के लिए हम क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट को लेंगे, और उसके लिए क्या होगा, उसके लिए होगा कि जो नॉन परफॉर्मिंग लोन है, आप देखें आने वाले टाइम में ये जो अब अभी 15 अपना ये जो भी आप कह लो कि 10 से 12 माह है, इसके अंदर जो एनपीएल है, नॉन परफॉर्मिंग लोन्स है, उनकी रेशो में जी। इजाफा हो जाना है। तो हम जी उस सर। चीज को देख सकते हैं कि क्या ये जो नॉन परफॉर्मिंग लोन्स हैं उनका अब जो इनका अपना आप कह लें कि जो लैंडिंग स्टाइल था, या अपना आप कह लें कि लैंडिंग पॉलिसी है, क्या उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट आ रहा है अंडर, नॉन परफॉर्मिंग हाँ, लोन्स का। नॉन परफॉर्मिंग लोन का, या अपना आप इसको कह लें कि जो कंडीशंस हैं उसके लिए जी। अब लैंडिंग बिहेवियर जो है वो बैंक का क्या है, उसके लिए अब आप क्या होगा, एक प्री और पोस्ट। असल में होता यह है कि हमारे पास नंबर ऑफ बैंक्स बहुत कम है पाकिस्तान के अंदर। फिर उसके जी। बाद हमारे पास जो सेक्टर आप कह लें कि एसएमई सेक्टर का डाटा ना होने के बराबर है, ले दे के हमें सिर्फ कंज्यूमर का डाटा मिलता है, जो अपना सॉरी कमर्शियल का जो बड़े बड़े बिजनेस यूनिट्स हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर, उनका डाटा मिलता है। तो उसके लिए हमें प्राइमरी के अंदर जो है
वो फिर ये होगा कि हम थ्रू क्वेश्चनेयर ये कर सकते हैं कि क्या बैंक जो है वो इस पोजीशन में रिस्क ले रहे हैं या नहीं ले रहे। उसके लिए फिर हमें टॉप तो एग्जेक्टिव्स के पास मतलब इंटरव्यू के लिए ये जाना पड़ेगा। लेवल भी इसलिए कह सकते हैं हाँ कि जी, प्री, या अब ये पोस्ट प्री, तो प्री हो सकता है, पोस्ट तो नहीं होगा ना, ये तो अभी ड्यूरिंग होगा। बिल्कुल। अभी अभी पोस्ट ये ड्यूरिंग है और जब तक ये खत्म नहीं होता उसके बाद पोस्ट का होगा। जी। तो फिर सर अगर आप करें फिर साथ साथ गाइड तो सर कर नहीं लेते नहीं, हैं इंशाल्लाह ताला हम जो इससे आगे करते हैं। आते हैं। अभी मेरे पास 2-4 पेपर हैं जो इसी से आगे, फिर मैं अब आपको ना अभी वो पेपर भी शेयर करता हूँ। तो ये 5 ठीक है जी सीज सर। का अब रिजवान ने भी कर लिया है। तो जी जी। मुझे जी खुशी सर। हुई है कि मिस आबदा ने जो है वो अपना घर में कर लिया है और उन्होंने इस चीज को इंडोर्स किया है। तो इस चीज की मुझे जी और सर। खुशी है। तो ये अब हमारा 5 सीज का हो गया है पार्ट। जी अच्छा, 5 जी सीज के बाद आगे हम अगर इसकी बात करें तो आगे जो थर्ड मैंने आपको दिया था वो रेशो रेशो। एनालिसिस की एक फाइल थी। जी जी। सर। अच्छा, अब रेशो एनालिसिस मेरा ख्याल है कि हमने बार बार एमबीए से शुरू की हैं और अभी तक वो ऐसे ही। चल रहा है। तो अब उसके लिए हमें करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसमें होगा क्या, उसके अंदर अब हमने रेशोज जो है ना वो ये देखना है कि ये नंबर जो है डिजिट ये शो क्या करेगा, जी सर। बजाय ये कि हम अपना करने के हम ये देखेंगे कि इस डिजिट का फॉर्मूला। इस डिजिट से क्या मुराद है। तो वो सारे का जी सारा हम जो है ना रेशियो एनालिसिस का, ये बेसिकली 4 ज्यादा कॉमन कैटेगरीज हैं। इसमें है एक हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी लेते हैं। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी चेक होती है और उसके लिए वो लिक्विडिटी रेशियोज का हम सहारा लेते हैं। दूसरा जो होता है वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होती हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो है वो बिजनेस का पोटेंशियल बताती हैं कि ये बिजनेस जो है इसकी सक्सेस क्या है। जाहिर बात है कि जिसमें रिटर्न ज्यादा होगा अल्टीमेट उसके अंदर जो लेंडर होगा उसकी भी ख्वाहिश होगी कि मैं इस सेक्टर में ज्यादा लैंडिंग करूं ताकि मेरी जो रकम है वो सिक्योर रहे और मुझे वो टाइमली वापस मिलती रहे। तो ये रिटर्न सर की वही बात होती है। सबसे पहले वो देखना पड़ता है ना कि हाँ क्या जी, हाँ रहता है। जी। अच्छा, अब इसके अंदर जो है ना एक मैंने अब आपको थोड़ा सा अपना पॉइंट देना था। जी पाकिस्तान सर। के अंदर इस चीज को बहुत कम फोकस किया गया है और अब आप लोग अब क्योंकि एट द लेवल ऑफ पीएचडीज हैं तो अब आप लोगों को ये समझना चाहिए कि अब रिटर्न ऑन एसेट्स जो है उसका डायरेक्ट इन्फ्लेशन से लिंक होता है। जी। जब आपने कहीं पे भी कंपेयर करना है तो अब आप लोगों ने इस चीज को कंसिडर करते हो, यानी जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी रिटर्न ऑन एसेट्स है वो 12% आई है और उसी साल की जो इन्फ्लेशन रेट है वो 12% आया है। जी। जी तो सर। अगर आप रियल सेंस में देखें तो उस साल कंपनी ने कुछ गेन नहीं किया। कुछ भी नहीं किया सर। बिल्कुल। ठीक है ना। हम जब हम ये हमारे इस लेवल पे ना स्टूडेंटशिप पे हम इस चीज को नहीं लेते। लेकिन ये जब स्टॉक मार्केट पे आप जाते हैं ना, जो फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं वो सबसे पहले इसको कंपेयर करते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में कहीं पे भी आपने जाना है, मसलन अमेरिका है, अमेरिकन एक कंपनी है, अब आपने एक कंपैरेटिव स्टडी करनी है। अब अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन है 3%, जी सर। पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन है 12%। तो वहां पे अगर एक कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट 6% है और यहाँ पे अगर एक कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट्स 13% है जी। तो अल्टीमेटली जो इन्वेस्टर होगा, जो एनालिस्ट होगा, उसकी नजर में जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट है वो अमेरिकन में होगी, यहाँ नहीं ऐसे। होगी। ठीक है ना। तो ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के अंदर हम क्या करते हैं, हम सिर्फ ये देखते हैं जी आरओ क्या है, लेकिन साथ हमने बाकी फैक्टर्स को कंपेयर करके एक्चुअल मार्केट कंडीशन में फिर कंपैरेटिव एनालिसिस में लेके आना होता है। तो ये चीजें जी सर। ऐसी हैं, कल को अगर आपने कोई पेपर लिखना है, बहुत सारी ऐसी स्टडीज होती हैं जो मैक्रो लेवल पे होती हैं जिसमें मुख्तलिफ कंट्रीज को आप कंसिडर करते हैं। तो उनमें जब आपने कोई सैंपल लेना है, डाटा कलेक्शन लेनी है, डाटा एनालिसिस करना है, डिस्कशन करनी है, उसमें आपने इस फैक्टर को लाजमी कंसिडर करना है। उसकी रीजन क्या है, जब आप इसको करेंगे तो फिर आपके जो रिजल्ट्स हैं वो रैशनल होंगे। आपके जो डिस्कशन है, जो कंक्लूजन है वो रैशनल होगी। जब वो रैशनल होगी तो उसके चांसेस हैं कि वो आप किसी अच्छे जर्नल के अंदर उसको पब्लिश करवा सकते हैं। हमारे मुल्क में यही मसला है कि हम इन फैक्टर्स को नहीं लेते।
यही वजह है कि जो अच्छे जर्नल्स हैं वो फिर क्योंकि हम इन फैक्टर्स को लेते नहीं हैं, दे आर नॉट रेडी टू पब्लिश आवर वर्क स्पेसिफिकली इन सेकेंडरी डाटा। तो ये चीज़ जो है ये सबसे पहले जो है ये अब आपने देखनी है। तो इसके अंदर मैंने अब आपको 4 तरह की जो दी हुई है, इसमें लिक्विडिटी है, एक लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी की है, प्रॉफिटेबिलिटी की है, और एक थर्ड जो उसकी कहते हैं उसको हम फाइनेंशियल या एसेट मैनेजमेंट रेशो का नाम देते हैं, जिसमें स्टॉक टर्नओवर रेशो है, डेटर्स टर्नओवर रेशो है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो है। तो वो सारी की सारी जो है वो अब आप लोगों को अंडरस्टैंड होनी चाहिए, आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। और अब आपको यहाँ पे आके साइंस का होगा कि ये अब साइंस इस सेंस में है कि किसकी रेशो अच्छी है। जब आपने किसी बेंचमार्क पे चलना है तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो कंपनी जो बारवर है क्या वो क्राइटेरिया पे फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ पे ये सारी डायरेक्शंस होती हैं। तो इनको अब रेशो एनालिसिस पे हमें ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत है। अगर आपको किसी में कोई कंफ्यूजन हुई तो वो पूछ लीजिएगा। असल में चाह रहा हूँ कि हमारा जो लास्ट पावर पॉइंट स्लाइड है इस पे आऊँ, क्योंकि ये वो सबसे ज्यादा अप्लाइड सेंस में स्लाइड है जिसकी बेस पे मैंने अपना थीसिस लिखा है। अपने थीसिस को मैं अब थोड़ा सा आपको बयान करता हूँ कि जब आई वाज इन अपना आप कह लें जी के सिटिंग इन अ क्लासरूम इन 2011, तो वहां पे मेरी शुरू दिन से पहले दिन से जो मेरे दिमाग में कीवर्ड था वो रिस्क मैनेजमेंट का था कि मैंने इस पे काम करना है। तो रिस्क मैनेजमेंट पाकिस्तान के अंदर एक्सप्लोर करते करते सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट मैंने रिस्क मैनेजमेंट का पाकिस्तान के लिए पढ़ा था वो वही था जिसका मैंने आपको लिंक शेयर किया। अगर आप ये अपना जो स्लाइड है जिसके अंदर मैंने RM-SBP लिखा है, तो फर्स्ट स्लाइड के नीचे मैंने एक लिंक कॉपी किया हुआ है। इसको अगर आप पेस्ट करें तो आपके पास एक PDF फाइल खुल जाएगी बड़ी कंप्रीहेंसिव सी, जिसके ऊपर लिखा हुआ है जी रिस्क मैनेजमेंट गाइडलाइंस फॉर बैंक्स इन पाकिस्तान। ये बेसिकली 2003 के अंदर ये गाइडलाइंस सर्कुलेट हुई थी अगस्त के महीने में, और इसमें तमाम बैंक्स को कहा गया था कि अब आपने अपने बैंक्स के अंदर एक रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो है उसको इंडिपेंडेंटली रन करना है। अब यहाँ से मेरी मोटिवेशन स्टार्ट होती है। मैंने वो रिस्क मैनेजमेंट गाइडलाइंस को 4-5 दफा पढ़ा, कुछ समझ ना आई, बहुत सारी उसमें टेक्निकलिटीज थी। बाद में आहिस्ता आहिस्ता मैंने फिर उससे आइडिया ये लिया कि बेसिकली ये जो रिस्क मैनेजमेंट गाइडलाइंस थी ये क्यों दी गई थी। ये दी गई थी फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ बैंकिंग सेक्टर इन पाकिस्तान टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स। वो दोनों चीजों को लेते हुए मैंने क्या किया, मैंने फिर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट इमर्ज की कि ये जो गाइडलाइंस थी ये दी गई 2003 में, और 2005 तक तमाम बैंक्स जो है पाकिस्तान में कोई भी ऐसा बैंक नहीं था जिसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ना हो। वो जब सारा हो गया तो फिर मैंने उसको लिया कि क्या अब इस रिस्क मैनेजमेंट से उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर भी कोई इम्पैक्ट आया है या नहीं आया। ये यहाँ से मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट शुरू होती है। अब क्वेश्चन ये था कि जब मैंने ये गाइडलाइन सर्च की तो 4-5 मुझे पाकिस्तान के पेपर भी मिले जिसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट का जिक्र था, और वो सब पेपरों में ज्यादातर जो कॉमन चीज थी वो रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की बात हो रही थी कि रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हो रही हैं, ये हो रहा है, फलां हो रहा है। तो मैंने फिर इसको लेते हुए ये सारे के सारे को मैंने फिर उसके लिए सबसे पहले एक क्वालिटेटिव टेक्निक यूज की जिसके अंदर मैंने सबसे पहले ये मैप आउट किया कि जो पाकिस्तान के अंदर रिस्क मैनेजमेंट है वो परफॉर्म कैसे हो रही है। उसके लिए फिर मैंने काज एंड इफेक्ट, एक काजल लूप डायग्राम होती है, आपने पढ़ा थीसिस या नहीं अभी? नहीं सर, अभी तो नहीं। दोनों ने देखा भी नहीं अभी? देखा था सर। उसके अंदर आपने देखा कोई डायग्राम बड़ी सी अजीब सी बनी हो? वो फर्स्ट सर चैप्टर बहुत में। अजीब सी। वो दायरे से लगे होंगे। जी सर। जी सर। वो जो काज एंड इफेक्ट है मैंने सबसे पहले उसको मैप आउट किया। उसको मैप आउट करने के बाद मैंने यहाँ पे जो मिडल और टॉप मैनेजमेंट थी उनके मैंने इंटरव्यूज कंडक्ट किए।
उनको वो दिखा के, फिर उनकी तरफ से मुझे कुछ फीडबैक भी मिला, साथ इंडोर्समेंट भी मिली कि हमारे बैंक्स के अंदर ऐसा ही हो रहा है। और वो जो मैंने काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बनाया था, वो मैंने ये सारी गाइडलाइंस पढ़ पढ़ के बनाया था, कौन सी चीज कैसे हो रही है, किससे क्या करते हैं, वो सारे का सारा करके तो मैंने ये किया था। अब आप लोगों ने इसको पढ़ा है या नहीं पढ़ा अभी? नहीं सर, पढ़ा तो सर नहीं सिर्फ देखा है, पढ़ा नहीं है। ये सर, थोड़ा सा पढ़ा है सर ऐसे ही। अच्छा, इसके अंदर जो है ना, सिंपली जो है, जो अब मैं आपको इसकी ना थोड़ी सी समरी दे देता हूँ, क्रक्स दे देता हूँ, ताकि मेरा फिर वो जो बाकी वाला काम है ना, हम उसको कवर कर लें। इसके अंदर सबसे पहले है कॉमन रिस्क मैनेजमेंट की बात हो रही है, ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट। और ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट के अंदर उन्होंने क्लियर कट ये चीज मेंशन की हुई है कि बैंक के अंदर हर वो बंदा जो बैंकिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, उसको जो उसके साथ एसोसिएटेड रिस्क है उसकी मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। और जो रिस्क मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ एक टॉप मैनेजमेंट की नहीं है, बल्कि हर वो बंदा जो बैंकिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है वो रिस्क जो है उसको मैनेज करने में रोल प्ले करेगा। और ये क्लियर कट है उनकी कि हर एक की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अंदर अब उन्होंने क्या किया है, इसके अंदर उन्होंने अब डायरेक्शन ये दी है कि जो टॉप मैनेजमेंट है प्लस जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, वो सबसे पहले अपनी पॉलिसीज बनाएंगे रिगार्डिंग रिस्क मैनेजमेंट, वो रिस्पॉन्सिबल है पॉलिसीज बनाने के। मिडल मैन उसके साथ वो जो रोल हम मैनेजमेंट की बुक में पढ़ते हैं वो रोल प्ले करेगी उसको ऊपर से नीचे की तरफ कम्युनिकेट करने में। और सेकंड जो अकाउंटेबिलिटी है वो बड़ी क्लियर है, यानी अगर कोई नुकसान होगा, कुछ होगा, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ये सारी चीजों का उन्होंने मेन रखा हुआ था। एक ओवरऑल पहले बनाया था, फिर उन्होंने उसी के अंदर सेकंड पार्ट के अंदर 4 मेन रिस्क जो हैं उनको डिस्कस किया वन बाय वन। उसमें सबसे पहले उन्होंने क्रेडिट रिस्क को किया कि पाकिस्तान के अंदर क्रेडिट रिस्क को कैसे मैनेज किया जाएगा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज की होगी। सेकंड पार्ट में उन्होंने ऑपरेशनल रिस्क को डिस्कस किया हुआ है, फिर उन्होंने लिक्विडिटी रिस्क को डिस्कस किया हुआ है, और लास्ट में उन्होंने मार्केट रिस्क। ये 4 रिस्क ऐसे हैं जिनको उन्होंने अलग से इंडिविजुअली भी डिस्कस किया हुआ है कि आपने क्रेडिट रिस्क के लिए क्या इनिशिएटिव्स लेने हैं, आपने लिक्विडिटी रिस्क के लिए क्या लेने हैं, आपने ऑपरेशनल रिस्क के लिए क्या लेने हैं। और सारे वो सारी जो आपको है ना, आप अगर उसको ना पढ़ें तो आप सिर्फ इन स्लाइड्स को पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, अच्छा जी इन्होंने ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट के लिए क्या करना था, बाकियों के लिए क्या करना था, और हर एक के लिए क्या करना था। तो ये जो गाइडलाइंस है इसको पढ़ने के बाद फिर जब मैंने वो काजल लूप डायग्राम को फाइनल कर लिया, उसके साथ फिर मैंने ये साथ कोड कर दिया अपना कि जो पाकिस्तानी बैंक्स हैं उनके अंदर रिस्क मैनेजमेंट हो रही है और एज पर डायरेक्शंस बाय द सेंट्रल बैंक वो सारी चीजें जो है वो उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब अगर वो हो रही हैं तो आगे फिर मैंने देखना था कि वो किस तरह हो रही हैं, क्या उनके अंदर रिस्क आइडेंटिफिकेशन वो करते हैं, क्या वो रिस्क असेसमेंट एनालिसिस करते हैं, क्या वो रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग कर रहे हैं ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट के लिए। उसके बाद क्या वो क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट भी कर रहे हैं, क्या वो लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट भी कर रहे हैं, क्या वो ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट भी कर रहे हैं, और क्या फिर एंड पे जो है वो मार्केट रिस्क मैनेजमेंट भी कर रहे हैं। इन सब के लिए फिर मैंने सेकंड फेज में एक क्वेश्चनियर जो है वो अपना उसको आप कह लें कि ऑलरेडी क्वेश्चनियर थे उनको लिया, प्लस उसके अंदर कुछ और इनपुट जो यहाँ पे अब पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के अंदर रिक्वायर्ड थी विद द ओपिनियन ऑफ डिफरेंट एक्सपर्ट्स, वो मैंने इनकॉर्पोरेट की। तो मेरे पास एक क्वेश्चनियर की शेप आ गई। फिर वो मैंने क्वेश्चनियर जो है उस क्वेश्चनियर पे ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर 4 से 5 पेपर जो है वो पब्लिश हो चुके थे जब मैं अपना थीसिस लिख रहा था। तो मेरे लिए अब क्वेश्चन ये था कि मेरे लिए उसके अंदर नया क्या है, जो मैंने अब आगे भी आपको बात की है कि जी मेरे लिए नया क्या था, ये मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था।
उस वक्त मैंने जब वो लिटरेचर पढ़ा पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में, तो हर बंदे ने ये लिखा था जी कि हमने ये जो रिस्क मैनेजमेंट का क्वेश्चनर है ये क्रेडिट डिपार्टमेंट से स्टाफ से फिल करवाया है। सब ने जो है उसको 3-4 पेपर्स के अंदर उन्हीं का जिक्र आ रहा था। मैंने फिर अपनी स्टडी के अंदर ये चीज़ उनकी लिमिटाइज की कि पिछली जितनी भी स्टडीज थी सब ने इसको सिर्फ लिमिटाइज किया हुआ था क्रेडिट डिपार्टमेंट के लिए या रिस्क डिपार्टमेंट के लिए। लेकिन एज पर स्टेट बैंक गाइडलाइंस जो रिस्क मैनेजमेंट है वो सिर्फ इन 2 डिपार्टमेंट्स का काम नहीं है, बल्कि बैंक के अंदर हर वो बंदा जो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है उसके लिए ज़रूरी है कि उसके हर किस्म के रिस्क की जो है वो इंफॉर्मेशन हो, जो वो जिसके अंदर वो एंगेज है। वो करने के बाद मैंने फिर वो जो है उसको एक रीशेप दी। उससे क्या हो गया, प्रीवियस स्टडीज़ का जो लिमिटेशंस थी वो आ गई और अगली जो स्टडीज़ हैं उसके लिए फिर एक ओपन हो गया हॉरिजन। मैंने वो लेके अब आप अगर वो प्रीवियस पेपर जिनको मैंने कोट किया है उनको भी लिटरेचर में से पढ़ें और मेरे पेपर को भी, मेरे थीसिस को भी पढ़ें, तो आप देखेंगे कि जितना कंप्रीहेंसिवली मैंने उन चीज़ों को डिस्कस किया है प्रीवियसली उन्होंने उसको इग्नोर किया हुआ था। तो एक मैंने अपनी जो कंट्रीब्यूशन है या आप कह लें कि नॉवेलिटी है उसको इस तरह लेके आया। फिर तीसरे पार्ट पे जो रिस्क मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस का लिंक था वो अभी तक मिस था, तो वो मैंने फिर तीसरी फेज पे टेस्ट किया क्या ये जो काम कर रहे हैं क्या वो सारे का सारा काम बैंकों के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए फ्रूटफुल भी साबित हो रहा है या नहीं हो रहा। मकसद इसका अब अगेन हम करते हैं एजेंसी थ्योरी कि क्या जो बैंक अपने रिसोर्सेज लगा रहा है, जो रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बनाया है, क्या उसका फायदा सिर्फ उनकी मैनेजमेंट को हो रहा है या उससे शेयर होल्डर्स को भी फायदा हो रहा है। वो अल्टीमेटली होना सिंपल क्या था कि अगर तो परफॉर्मेंस के साथ उसका इम्पैक्ट आ रहा है तो हमने ये कंक्लूड करना था कि रिस्क मैनेजमेंट का इम्पैक्ट है, अगर नहीं आ रहा था तो नहीं होना। तो ये थर्ड फेज में मैंने अपने थीसिस को फिर इस तरह सम अप किया और ये इस तरह मैंने 3 स्टेप्स के अंदर अपना जो है वो थीसिस कंप्लीट किया। और मेन मेरा जो मोटिवेशन थी वो एक नॉन रिसर्च आर्टिकल जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, रिस्क मैनेजमेंट गाइडलाइंस थी, इनसे मैं अपना पेपर को स्टार्ट किया मैंने थीसिस को, और एट द एंड विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग लिटरेचर फिर मैं कामयाब हुआ एक अपना पूरा कंप्लीट थीसिस बनाने में। यही मकसद आपका कहने का है कि अगर आपको कोई भी किसी भी जगह पे कोई ऐसा आर्टिकल मिलता है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है जिसमें आपको लगता है कि ये इंफॉर्मेशन जो है इससे हम आगे इसको रिसर्च में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, तो आप उसको कर सकते हैं। अब यही चीज़ जब आप ये गाइडलाइंस पढ़ेंगे, इन स्लाइड्स को पढ़ेंगे और उसके बाद अब आप अपना मेरा थीसिस पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हम तीनों के काम में सिमिलर है, लेकिन तीनों काम जो हैं वो डिफरेंट हैं। ये आप कह लें पढ़ाने के लिए है, वो रिस्क मैनेजमेंट गाइडलाइंस जो है वो आप समझ लें कि आगे बैंकों को डायरेक्शंस के लिए इस्तेमाल हुई, और मैंने जो थीसिस लिखा है वो एक प्योर एकेडमिक वर्क था। तो मकसद आपको बात करने का या अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का ये है कि आप लोगों ने भी अगर नई चीज़ें ओपन करनी है, अपने लिए नई निकालनी है, तो कोशिश किया करें उन चीज़ों का सिर्फ एक रुख ना देखें, उनको देखें कि हम उसको रिसर्च के लिए कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, बाकी चीज़ों के लिए कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये सारे का सारा जो था ये तीसरी अपना जो हमारी अपना था इसके अंदर स्लाइड्स का, तो वो है। अब इसके यस सर। अलावा अगर कोई क्वेश्चन है तो वो मेरे से पूछे। क्यों जी? सर इसको पढ़ के देखेंगे रिस्क इसको अब मैनेजमेंट और आपने इसका। पढ़ना है। अब आते हैं हम अपने असल जो है ना उसमें, ये पेपर्स हैं, ये पेपर मैं अभी रिजवान को भेज दूंगा, आप लोगों ने इनको पढ़ना है। मैं 1 बाय 1 हर पेपर को ना आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ। तो इसमें हम करेंगे ये कि हम ये सारे पेपर जो है ना नेक्स्ट वीक इनको डिस्कस करेंगे। आज हमने जी थ्योरेटिकल सर। पढ़ लिया, फिर हमने उसका कुछ अप्लाइड सेंस में जो है वो सारा करना है। तो यहाँ पे अब एक
अब मैं आपको जो है ना वो पेपर शेयर करने लगा हूँ। ये मैं आपको अब सारा बता देता हूँ। मैं अपना जरा लैपटॉप में ओपन कर रहा हूँ। ये एक पेपर है, ये 5 मार्च 2020 में एक्सेप्ट हुआ है, जर्नल ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस का। इसमें जो बात हो रही है वो बैंक कैपिटल रिक्वायरमेंट्स एंड लैंडिंग इन इमर्जिंग मार्केट्स, द रोल ऑफ बैंक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक कंडीशंस। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप इसको पढ़ लें। ये बैंक कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बेसिकली ये कैपिटल एडिक्वेसी की बात हो रही है हमारे। आप कह लें कि बेजल का किसी ने कुछ सुना हुआ है जी? बेजल का किसी ने कुछ सुना हुआ है बैंकिंग से रिगार्डिंग? बेजल कार्ड जी? ये जो BASSEL बेजल कह रहे हैं, हाँ जी, BASEL, बेजल 1, बेजल 2, बेजल 3। जी जी। ये बेजल कार्ड है। किसी ने बैंक की जॉब की है? नहीं सर। चले, आपने ना फिर इसको मैं अभी नहीं भेजूंगा, आपने पहले ना नेक्स्ट वीक बेजल का पढ़ना है। सिर्फ आपने लिखना है बेजल कार्ड। अगर वहां से नहीं पढ़ना तो जब आप मेरा थीसिस पढ़ेंगे उसमें से भी निकल आएगा सारा। जी सर। ठीक है ना? उसका ये बेसिकली क्या है, इसका मैं थोड़ा थीम बता देता हूँ। ये कुछ कॉमन गाइडलाइंस हैं जो ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है वो तमाम ममालिक के सेंट्रल बैंक्स ने अपने अपने बैंक्स को दी हुई है कि आपने ये काम करना है टू सेफ गार्ड दी बैंकिंग सेक्टर। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोविड-19 का मामला आया है, अब उन्होंने कुछ कॉमन एसओपीज बनाए हैं जो कहते हैं तमाम ममालिक अपने अडॉप्ट करें टू सेफ गार्ड द जनरल पब्लिक। इसी तरह ये जो है ये बनाए हुए हैं। और ये बेजल जो है ये बेसिकली स्विट्जरलैंड का एक सिटी है, वहां पे इसका ऑफिस है, इसलिए इसको बेजल कार्ड का नाम दिया जाता है। अच्छा जी, इसके बाद अब अच्छा, ये एक बड़ा जो है ना मुझे यूनिक सा पेपर लगा है। ये एक टर्म भी इसमें नहीं आई है, आप लोगों ने इसको पढ़ना है, फिर हमने डिटेल में डिस्कस करना है। बैंक रिलेशनशिप लॉस, द मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑप्सिटी। ये जो इंफॉर्मेशन ऑप्सिटी है ये एक नई टर्म आई है। जी सर। ठीक है ना? ये अब ये नॉवल चीजें हैं जो मैं चाहता हूं कि जब आपने कहीं पे लिखना है, करना है, कुछ है, तो इसको आपने पहले पढ़ना है। इसको नेक्स्ट वीक हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बैंक रिलेशनशिप लॉस जो हमने बात अभी की थी, अब आगे है द मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑप्सिटी। ये जो इंफॉर्मेशन के बारे में हमारा होता है कि हमें कंप्लीट मिल गई। मॉरल हैजर्ड का पढ़ा हुआ है आपने? पढ़ा तो नहीं है, सुना ही है सर। क्यों जी? सर थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है शायद। मॉरल हैजर्ड्स हैं, एडवर्स सिलेक्शन है, ये आपने पढ़ा होगा मनी एंड कैपिटल मार्केट्स के अंदर। तो अब आप इसको पहले सर कर लीजिएगा, फिर हम मॉरल इसको हैजर्ड्स डिटेल के बाद आपने क्या बोला है? जी। सर मॉरल हैजर्ड्स के बाद। मॉरल हैजर्ड्स है ना, एक जी एडवर्स सर सिलेक्शन है। अच्छा सही सर। एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस पढ़ा है आपने? क्यों जी? एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस ये एक अजम्पशन है। चलें इसको हम आपने ना अभी इसको करना है, फिर मुझे बताना है। अभी करना कौन सा है सर? ये मैं आपको भेज देता हूँ अभी। ये एक तो आपने ये जो अभी मैंने बोला है, आपने बैंक रिलेशनशिप लॉस, द मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑप्सिटी, जी सर। इसको हमने पढ़ना है। ठीक है ना? इसको हम डिस्कस करेंगे। और ये हमारा जो भी हम बात भी कर रहे थे कस्टमर रिलेशनशिप की, फिर उसके बाद हम डिटेक्टिव अप्रोच की बात कर रहे थे, वो सारी की सारी इसके अंदर आएगी। उसके बाद है मैक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट्स, इसके बारे में है कि जो हमारे आजकल के भी हालात हैं
उसको भी इसमें लिया गया हुआ है, और ये नॉन परफॉर्मिंग लोन से रिगार्डिंग है ये। इस पेपर को जी भी हम सर। ना, मैं चाहता हूँ कितने पेपर दे दूं जो आसानी से आप पढ़ लेंगे, क्यों जी? सर एक सर भी दो अगर मान एक हो जाए अच्छी तरह पढ़ लेंगे। चले मैं आपको ना दो भेज रहा हूँ रिलेशनशिप के, बाकी अभी नहीं हम कर रहे। एक तो मैंने अभी इंफॉर्मेशन ऑप्सिटी की बात की है, वो वाला जिसमें हम जी सर। रिलेशनशिप लॉस की बात करते हैं, और दूसरा है बारवर डिस्ट्रस एंड द एफिशिएंसी ऑफ रिलेशनशिप बैंकिंग। ठीक है जी? जी सर। एक ये वाला होगा, और एक वो जो मैंने अभी आपको इंफॉर्मेशन ऑप्सिटी का, तो दो पेपर पढ़ लें, इनको हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। और हमारी जी कोशिश सर। होगी कि नेक्स्ट वीक में हम फिर मार्केट रिस्क के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लें। मैं चाहता हूं कि हम जो 3-4 मेन रिस्क है ना सबको कवर कर लें, ताकि हमारा जो है ना वो काम सारा कंप्लीट भी हो जाए, सिलेबस की भी बात हो जाए, कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन भी आ जाए आगे आने के लिए। तो बाकी रिजवान साहब, आपने वो कोविड-19 का फिर कोई प्रपोजल वगैरह का कुछ सोचा है? नहीं सर, आप थोड़ा सा गाइड कर दें, इंशाल्लाह करते हैं, मैं कर तो लूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, इसके सर बाद एक ये तीसरा ना एक एडिटोरियल होगा। जी ये एडिटोरियल है इसका ही, जर्नल ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस का। उसका जो टाइटल है वो है चैलेंजेस टू ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इंटरकनेक्शन, क्रेडिट रिस्क, बिजनेस साइकिल एंड द रोल ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स। ये एक एडिटोरियल है, ये हम इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ते हैं, और ये एक अच्छा होता है एडिटोरियल को भी साथ में अगर आप पढ़े तो आगे आने वाले बहुत सारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आपके जहन में आएंगी, पाकिस्तान के अंदर भी ये हो सकता है, फलां में भी ये हो सकता है। तो ये पोटेंशियल सर रिसर्च वर्क होता है, इसको भी क्या अब आपने कर ये फाइनेंशियल चैलेंजेस टू ग्लोबल चैलेंजेस टू फाइनेंशियल। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ये अब आजकल बड़ा हॉट टॉपिक है ना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का। जी सर। ये कोविड-19 ना भी आता ना जी तो 2-3 साल के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस फिर आने लगा था। अच्छा। ये इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल क्राइसिस 7-8 में आया था वो फिर रिपीट होने लगा था। तो ये अब चीजें सारी, अब आप लोगों ने इसको जो है, ये भी 2020 का है ये एडिटोरियल। सर ये आप शेयर करेंगे? हाँ जी, ये मैं तीनों रिजवान को अभी भेजूंगा। मकसद जी कहने का सर। ये है कि अब अगर आप ये तीनों पढ़ लेंगे तो हमारा जी सर। नेक्स्ट वीक में हम पहले इनको डिस्कस कर लेंगे सारों को। जी सर। फिर जो सेकंड लेक्चर होगा उसमें हमें मार्केट रिस्क के बारे में आपसे डिस्कस कर लो कि मार्केट रिस्क क्या जी है, उसके सोर्सेज कौन से, और फिर उसके ऊपर हम कुछ रिसर्च पेपर्स को डिस्कस कर लेंगे अगले नेक्स्ट जी लेक्चर में। ठीक है जी? इसके अलावा और कुछ कोई? बस सर करेंगे इंशाल्लाह। चले अब आप इसको करें, और वो कोविड-19 का ना कोशिश करें। मैं असल में सर उसका एक आइडिया तो मेरे पास है, लेकिन वो रिस्क से रेलिवेंट तो नहीं है। वो तो कोई है मसला ना, नहीं है। उसमें है लेवल ऑफ थ्रेट, बिहेवियरल या साइकोलॉजिकल थ्रेट जो है ना लोगों को,